आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर प्लांट यह बेसिकली रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड होता है। ये सिंगल लाइन डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट का। तो सबसे पहले इसमें ये आपका जैसे डायग्राम में बताया दिखाया गया है, ये कोल स्टोरेज प्लांट होता है। तो कोल को किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के द्वारा, जैसे या फिर ट्रक के द्वारा या रेल के द्वारा या फिर एरियल रोपवे सिस्टम के द्वारा ला करके कोल को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद इस कोल को भेजा जाता है कोल हैंडलिंग प्लांट पे। जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है वहाँ पे पल्वराइजिंग प्लांट भी लगा होता है। तो उस कोल को क्या करते हैं कि सबसे पहले पाउडर्ड फॉर्म में उसको पीसा जाता है। पाउडर्ड फॉर्म में उसको पीसने के पीछे पर्पस ये होता है कि इसको स्टोर करने में आसान होता है, साथ ही साथ जो पाउडर्ड फॉर्म में जो कोल होता है वो बर्न होने में आसान होता है। तो जो कोल हैंडलिंग प्लांट है, यहाँ से प्राप्त जो कोल है उसको कन्वेयर बेल्ट की सहायता से हम लोग भेजते हैं बॉयलर के फर्नेस पे। ये जो बॉयलर होता है यहाँ पे ये आपका कोल आता है, हॉट एयर और जो ऑयल होता है, इस तीनों के माध्यम से फर्नेस में फ्लू गैस जनरेट होता है। उस कोल के हीट मतलब जो कोल है उसको बर्न करते हैं, उससे फ्लू गैस प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ क्या होगा, इससे जो एस फॉर्मेशन होता है वो एस हैंडलिंग प्लांट के द्वारा इसको नीचे से कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको फिर भेज दिया जाता है एस स्टोरेज प्लांट पे। यहाँ पे जो ये एस होता है इसको ब्रिक्स बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अब क्या होगा, जो फ्लू गैसेस की हीट के कारण से बॉयलर में जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये जो बॉयलर है इसमें जो स्टीम प्राप्त होता है वो सेचुरेटेड स्टीम होता है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं। तो ये जो सेचुरेटेड स्टीम है इसका यहाँ से भेजा जाता है सुपर हीटर में। सुपर हीटर में क्या होता है कि जो फ्लू गैसेस है ये नीचे से जो जा रहा है, ये इसका लाइन डायग्राम पे आप देख रहे हैं। तो जो फ्लू गैसेस हैं इसके हीट का उपयोग करते हुए जो सेचुरेटेड स्टीम है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये यहाँ से जो प्राप्त सुपर हीटेड स्टीम है उसको मेन वाल्व से होते हुए टरबाइन में फीड किया जाता है। इसमें जो मेन वाल्व है इसका फंक्शन ये होता है कि जो स्टीम है उसके इनलेट को कंट्रोल करते हैं, यहाँ से कम या ज़्यादा करते हैं ताकि जो पावर प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। जो सुपर हीटेड स्टीम है उसको टरबाइन के ब्लेड्स में फोर्स के साथ अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से टरबाइन जो है उसको स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि इसमें जो अल्टरनेटर होता है वो टरबाइन के साथ कपल्ड होता है, ये कपलिंग का ये साइन दिख रहा है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, जो टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी अल्टरनेटर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोल का जो हीट एनर्जी है उसको हम लोग यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। वो जो स्टीम है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करके मेन वाल्व की सहायता से टरबाइन में फीड करेंगे। टरबाइन उस मैकेनिकल जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम की उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद जो अल्टरनेटर है वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस चलता है। इसके बाद चूंकि जो अल्टरनेटर है यहाँ पे हम लोग जो जनरेशन करते हैं पावर जनरेशन, वो मैक्सिमम 11 kV या 33 kV में ही इसका जनरेशन होता है, क्योंकि इससे और ज़्यादा वोल्टेज पे जनरेशन करने में इंसुलेशन प्रॉब्लम आती है, इसलिए। अब इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 440 kV या 765 kV तक उसको स्टेप अप करते हैं। फिर ये आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर की सहायता से आगे फिर ये इसको बस बार के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब इससे जो टरबाइन से जो प्राप्त एग्जॉस्ट स्टीम है इसका साइकिल नीचे दिया हुआ है। क्योंकि जो टरबाइन है वहाँ पे जो स्टीम उससे जो एग्जॉस्ट स्टीम निकलेगा उसको हम लोग उसको भेजा जाता है कंडेंसर पे। तो ये आपका कंडेंसर है। कंडेंसर में क्या होता है, जो स्टीम है एग्जॉस्ट स्टीम उसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं। और ये कूलिंग टावर नीचे दिया गया है डायग्राम पे। और ये कंडेंस जो पंप है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है, इसकी सहायता से इसको वो फीड वाटर हीटर में भेजा जाता है। जो कंडेंस्ड वाटर है उसको
साथ ही साथ इधर से जो रॉ वाटर है उसका वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। मेकअप वाटर टैंक है यहाँ पे, मतलब वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ से भी हम लोग वाटर लेते हैं, और साथ ही साथ जो कंडेंसर से जो वाटर है वो दोनों को मिक्स करके भेजा जाता है फीड वाटर हीटर पे। अब इसमें आपका फ्लू गैस का एक साइकिल चल रहा था। जो बॉयलर से जो प्राप्त फ्लू गैसेस होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसका यूज़ करते हैं हम लोग सुपर हीटर में, इकोनोमाइज़र पे और एयर प्री हीटर में। इसके बाद फिर उसको चिमनी के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। तो जो फीड वाटर हीटर से जो वाटर प्राप्त होता है, वो जो वाटर होता है वो हालांकि हॉट होता है बट वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लू गैसेस होता है इसके हीट का यूटिलाइजेशन करके जो वाटर होता है उसको गर्म करते हैं, और वो जो वाटर है हॉट वाटर को फिर बॉयलर में भेज दिया जाता है। इसके बाद भी जो फ्लू गैसेस होता है इसका टेम्परेचर हाई होने के कारण से इसका फिर से हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं एयर प्री हीटर पे। ये आपका FD फैन लगा होता है, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, इसकी सहायता से नॉर्मल एयर जो है एयर प्री हीटर में जाता है, और फ्लू गैसेस के हीट के कारण से वो जो नॉर्मल एयर है वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको फिर हम लोग भेज देते हैं बॉयलर पे, मतलब जो बॉयलर का फर्नेस होता है वहाँ पे। ये कोल को बर्न होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फ्लू गैसेस का साइकिल इस साइड चल रहा है। तो ये जो है पूरा का पूरा एक सिंगल लाइन डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट का। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स आर कोल एंड एश हैंडलिंग प्लांट, स्टीम जनरेटिंग प्लांट, स्टीम टरबाइन, अल्टरनेटर, फीड वाटर सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट एंड एक्साइटर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोल एंड पल्वराइजेशन ऑफ कोल। कोल जो है कितने प्रकार के होते हैं और इसका पल्वराइजेशन किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल के बारे में देख लेते हैं। तो ये पीट होता है, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस कोल, सेमी बिटुमिनस कोल, सेमी एंथ्रेसाइट एंड एंथ्रेसाइट। ये जो जितने भी प्रकार के कोल होते हैं इसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा अलग अलग होती है, जिसके कारण से इसका टेम्परेचर अलग अलग होता है बर्न होने के कंडीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोल का क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं पल्वराइजेशन ऑफ कोल। कोल पल्वराइजेशन टू इंक्रीज द कंबशन ऑफ द फ्यूल एट फास्टर रेट विथ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। तो कोल का जो पल्वराइजेशन है उसको पाउडर्ड फॉर्म में इसीलिए पीसा जाता है ताकि उसका जो फ्यूल का जो रेट है उसका एफिशिएंसी जो है बढ़ सके, साथ ही साथ जो जलने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो सके। ड्राइंग, ग्राइंडिंग एंड सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कोल ऑफ रिक्वायर्ड साइज इज डन इन द पल्वराइजेशन ऑफ कोल। ठीक है, तो इसमें कोल को सुखाने का प्रोसेस, इसको बारीक पीसने का प्रोसेस, ये सब पल्वराइजेशन प्लांट में होता है। जो कोल पल्वराइजेशन है इसके 3 तरीके होते हैं, इम्पैक्ट, एट्रिशन एंड क्रशिंग। मील जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको पल्वराइजेशन के लिए वो मुख्य रूप से है आपका बाल मील, हैमर मील या फिर इसको इम्पैक्ट मील भी बोलते हैं, बाल आल रेस मिल और बाउल मिल। तो इस तरीके से 4 जो मिल है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग कोल के पल्वराइजेशन के लिए। तो ये इसका डायग्राम है, मिल्स यूज फॉर पल्वराइजेशन है, किसका कंप्लीट जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है ये डायग्राम में दिखाया गया है। अब ये है स्टीम जनरेटिंग यूनिट कि स्टीम फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सबसे पहले जो कोल है इसको हम लोग भेजते हैं कहाँ पे, पल्वराइजर पे। पल्वराइजर पे कोल को क्या करेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में पीसेंगे, फिर इसको भेजते हैं हम लोग बॉयलर पे। ये बॉयलर का जो फर्नेस होता है वहाँ पे। अब नीचे से हम लोग देखेंगे इसको, ये एयर प्री हीटर है, यहाँ से क्या आता है हॉट एयर। तो इस साइड से अपना कोल जाता है कन्वेयर बेल्ट की सहायता से और यहाँ से नीचे से आपका हॉट एयर जा रहा है। इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसको जो फर्नेस होता है बॉयलर का वहाँ पे इसको
बर्न करते हैं कोल को, जिसके कारण से इसके टेम्परेचर से फ्लू गैसेस के हीट के कारण से जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब इसी जो फ्लू गैसेस है, जहाँ से जो फ्लू गैस निकलेगा उसी का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये जो आपका एयर प्री हीटर है APH करके लिखा हुआ है, साथ ही साथ ये इकोनोमाइज़र पे, रीहीटर पे और ये सुपर हीटर पे इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो प्राप्त स्टीम है वो सैचुरेटेड स्टीम होता है, उसको सुपर हीटर में हम लोग ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसका साइकिल इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो कंपोनेंट्स है वो है बॉयलर। तो बॉयलर का फंक्शन क्या है, सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में ये कन्वर्ट करेगा। सुपर हीटर नहीं, एक्चुअली गड़बड़ हो गया। ये बॉयलर जो है एक्चुअली इसमें क्या होता है, बॉयलर में जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड स्टीम में। सुपर हीटर इसका फंक्शन होता है कि ये सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेगा। इकोनोमाइज़र क्या करता है, जो फीड वाटर है उसको फ्लू गैसेस के हीट का उपयोग करते हुए इसको हॉट वाटर में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग कहाँ पे भेजते हैं, बॉयलर पे। और नेक्स्ट है एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर में भी वही प्रोसेस होता है, जो फ्लू गैसेस होता है उसके हीट का हम लोग उपयोग करते हुए उसको हॉट वाटर में कन्वर्ट करते हैं और उसको बॉयलर फर्नेस पे भेजते हैं। स्टीम टरबाइन, ये स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और लास्ट कंपोनेंट है इसका कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, जो टरबाइन से प्राप्त जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको हम लोग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। और नेक्स्ट कंपोनेंट है इसमें अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये टरबाइन के साथ चूँकि कपल्ड होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बॉयलर, अब इसमें एक एक जो कंपोनेंट्स है उसका फिर से डिटेल में बताया गया है। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर इज़ अ डिवाइस वेयर इन द वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ कंबशन। तो सीधा सीधा बात है, वाटर बॉयलर का फंक्शन यही है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के हम लोग बॉयलर यूज़ करते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। तो जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें ट्यूब के अंदर जो फ्लू गैसेस होता है वो फ्लो होता है और जो वाटर होता है वो उसके आउटर सरफेस में फ्लो होता है। उसके कारण से क्या होगा, जो फ्लू गैस के हीट के कारण से वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये होता है फायर ट्यूब बॉयलर के केस में। और जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें फ्लू गैसेस बाहर में फ्लो होते रहता है और जो वाटर रहेगा वो ट्यूब के अंदर फ्लो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दो प्रोसेस अलग अलग बॉयलर यूज़ करते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर या वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर आर यूज्ड यूनिवर्सली इन थर्मल पावर स्टेशन। तो ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है थर्मल पावर स्टेशन पे। सुपर हीटर, a superheater is a device which raises the temperature of steam to remove the water particle present in the steam। मतलब जो सुपर हीटर है वो सैचुरेटेड स्टीम जो होता है उसमें वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होता है, तो उस वाटर पार्टिकल्स को हम लोग रिमूव करते हैं सुपर हीटर में बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ फ्लू गैसेस। इट इज़ मेड a group of tubes especially alloy steels such as chromium and molybdenum। इसमें जो ट्यूब्स बने होते हैं वो क्रोमियम या मॉलिब्डेनम का बना होता है। इसका भी प्रोसेस उसी तरीके से ही होता है कि इसमें एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर जो सैचुरेटेड स्टीम है उसको हम लोग फ्लो कराते हैं, उसके आउटर सरफेस पे फ्लू गैसेस फ्लो होता है और फ्लू गैसेस के हीट को एक्सट्रैक्ट करता है ये ट्यूब्स, और उससे उसी हीट के कारण से जो सैचुरेटेड स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होता है। टाइप्स ऑफ सुपर हीटर, ये रेडिएंट टाइप का होता है और कन्वेक्शन टाइप, ये दो टाइप के हम लोग सुपर हीटर यूज़ करते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट पार्ट इसका इकोनोमाइज़र।
The main function of economizer is to increase the temperature of feed water by utilizing the heat from hot flue gases. तो जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये फ्लू गैसेस है, ये आउटर सरफेस पे फ्लो हो रहा है और साथ ही साथ ये वाटर इनलेट है ना। यहाँ से जो आपका वाटर है, जो फीड वाटर है, वो इधर से फ्लो होगा इस ट्यूब में और ट्यूब के अंदर आपका जो वाटर है वो फ्लो होते रहेगा और फ्लू गैसेस के हीट को एक्सट्रैक्ट करते हुए जो आपका वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा हॉट वाटर पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इकोनोमाइज़र में भी फ्लू गैसेस का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है एयर प्री हीटर। द एयर प्री हीटर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड गिव इट टू द एयर बीइंग सप्लाइड फर्नेस फॉर कोल कंबशन। तो जो एयर प्री हीटर से प्राप्त जो हॉट एयर है उसका यूज़ करते हैं हम लोग कोल को कंबशन करने में, ये सहायता करता है, तो उसको हम लोग भेजते हैं फर्नेस पे। तो टाइप्स ऑफ एयर प्री हीटर है रिकैप्चरेटिव टाइप और रीजनरेटिव टाइप। दो प्रकार के एयर प्री हीटर यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट स्टीम टरबाइन। इट इज़ अ रोटेटिंग मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी ऑफ स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो स्टीम टरबाइन है वो क्या करेगा, जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन है इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन एंड इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। ये तीन तरीके के स्टीम टरबाइन यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट है कंडेंसर। तो ये जो कंडेंसर है ये ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका काम वही होता है, जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कंडेंस करता है और वाटर में कन्वर्ट करता है। तो ज़्यादातर ये सरफेस कंडेंसर हम लोग यूज़ करते हैं। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं कंडेंसर, जेट टाइप और सरफेस टाइप। तो मुख्य रूप से जो सरफेस कंडेंसर है वो यूज़ किया जाता है। एडवांटेज ऑफ कंडेंसेशन। तो हम लोग कंडेंसिंग करते हैं, उसका एडवांटेज मुख्य रूप से ये होता है कि इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। ये प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। फीड वाटर ट्रीटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो टरबाइन से जो प्राप्त जो स्टीम होता है उसको ही हम लोग वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए अलग से वाटर ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिड्यूसेस द कास्ट ऑफ प्लांट। जो वाटर ट्रीटमेंट का जो कास्ट है यहाँ पे सेव हो जाता है। रिकवर मोस्ट ऑफ फीड वाटर्स ना, बहुत सारे जो फीड वाटर है इसको ये रिकवर करता है। तो इस तरीके से ये। एंड नेक्स्ट है सेव द फ्यूल्स। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है कंडेंसर के। और इसका डिसएडवांटेज है इनिशियल कास्ट ऑफ प्लांट इंक्रीजेस। प्लांट का जो इनिशियल कास्ट है वो बढ़ जाता है। रिक्वायर्स एडिशनल इक्विपमेंट्स। कंडेंसिंग के लिए एडिशनल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ता है, सच एज कूलिंग टावर, वैक्यूम पंप, वाटर सर्कुलेटिंग पंप, ये सब की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मोस्टली इससे जो कास्ट है वो बढ़ जाता है, बट ये इंक्रीज़ करता है प्लांट की इफ़िशिएंसी को। तो ये आपका कंडेंसर का ये डायग्राम इसमें बताया गया है कि इसका जो साइकिल है वो किस तरीके से चलता है। ये कूलिंग टैंक है, यहाँ से ये कंडेंसर का सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर पंप, ये हॉट स्टीम इधर से आता है और ये कूलिंग टावर से होते हुए जो कोल्ड वाटर है यहाँ पे फ्लो होते रहता है, जिसके कारण से क्या होगा कि इस कोल्ड वाटर के कारण से जो स्टीम है वो ठंडा हो जाता है और ये फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको पंप की सहायता से हम लोग फीड वाटर पंप की सहायता से इसको आगे सप्लाई कर दिया जाता है। Advantage of surface condenser. Condenser can be used as a boiler feed water. Cooling water of even very poor quality can be used.
एंड कूलिंग वाटर डज नॉट कॉन्टैक्ट विद द स्टीम। ये इसका एडवांटेज है सरफेस कंडेंसर का। अब देखते हैं अल्टरनेटर। द जनरेटर coupled to steam turbine is called the turbo alternator. It converts mechanical energy of turbine into electrical energy. The silent pole alternator is used. The two-pole speed of 3000 rpm, and another one is the smooth cylindrical type rotor. (500 MW and above alternators are used. Forced hydrogen cooling are used in the alternator. फीड वाटर सर्किट, ये इसका डायग्राम दिखाया गया है फीड वाटर सर्किट का। ये आपका कूलिंग वाटर सर्किट है, जो कूलिंग टावर है इसका ये स्ट्रक्चर है। इसमें डायग्राम की सहायता से ये दिखाया गया है। इसमें दो टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का ये डायग्राम है और ये फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर का स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। An electrostatic precipitator can be designed to operate at any desired efficiency. It can be used as a primary collector and a supplementary unit to a cyclone collector. एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है एटमॉस्फेयर में जाने से रोकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा जितने भी फ्लू गैसेस में जो कंटेंट होते हैं उसको हम लोग, जो कार्बन कंटेंट होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है, उसको ये एक्सट्रैक्ट करता है। इसलिए इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। द डस्ट माइस्ट पार्टिकल्स कंटेन्स इन द गैसेस passes between the two positively charged conductors and it becomes ionized because the applied voltage between conductors lies between 20 kV to 100 kV। ठीक है, तो इसमें दो आपका प्लेट होता है, चार्ज कंडक्टर मतलब दो इलेक्ट्रोड होता है, इसके बीच जो वोल्टेज होता है 20 kV से 100 kV के बीच होता है, जहाँ से फ्लू गैसेस को पास कराते हैं। तो जो फ्लू गैसेस होता है उसमें से जो पार्टिकल्स होता है वो इलेक्ट्रोड में वहाँ पे चिपकने लग जाता है और जो बाकी जो नॉर्मल एयर है वो फिर चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरीके से ये आपका थर्मल पावर प्लांट यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।